क्या हाल है? चलिए, तो बढ़िया है। सब ठीक ठाक है। पढ़ लिख रहे हैं न हो? पढ़िए लिखिए मन लगा करके, समझे। आज आज पढ़ाने का मन नहीं है। काहे नहीं है? देखिए, आज जो है, अरे करवाएंगे, पढ़ाएंगे। मन नहीं है फिर भी पढ़ाएंगे। क्या बात। मन हो या ना हो, सफल होना है तो पढ़ना ही होगा। समझ गए? आप आए हैं, पढ़ाएंगे तो जरूर ही। तो आज जो है 24 अप्रैल को जिनका परीक्षा है उनको फाइनली आज विदा कर दिए। लगभग बहुत सारे छात्र ऐसे थे जो लगभग पिछले प्रीलिम्स के टाइम से ही साथ में जुड़े हुए थे। लगभग साल डेढ़ साल, यानी एक साल से तो ज़्यादा ही हो गया होगा। प्रीलिम्स में पढ़ा, फिर मेंस में पढ़ा। तो जिसको साल डेढ़ साल तक पढ़ाए, अब वो आज विदा हो गया, तो इस बात का दुख है, समझे। देखिए, होता क्या है कि जब तक लोग आपके साथ होते हैं तब तक उनके महत्व का पता नहीं चलता है, लेकिन जब लोग बिछड़ते हैं ना, तब पता चलता है। ऐसे बिछड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक हो जाता है ना, समझे। ऐसे तो बैच खत्म हो गया था एक सप्ताह पहले ही, शनिवार को ही खत्म हो गया था। लेकिन विद्यार्थी में भटकाव बहुत ज्यादा होता है। अभी आप जिस उम्र में है ना, हम भी उसी उम्र में हैं। तो इस उम्र में होता ये है कि लोगों का मन बहुत चंचल होता है, तो भटकाव बहुत ज्यादा होता है। तो हम इस बात को भली भांति समझते हैं, इसी वजह से बैच खत्म कर दिए थे, सिलेबस खत्म हो गया था। लेकिन फिर भी अंतिम समय तक जोड़ करके रखे थे टेस्ट के माध्यम से, ताकि बच्चों में भटकाव नहीं आए, एक सप्ताह के लिए भी वो डिस्टर्ब नहीं हो। तो यही कारण था, और कोई विशेष वजह नहीं है। चलिए, तो आते हैं, देखते हैं। पिछला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था संविधान का स्रोत। 2 4 5 क्वेश्चन संविधान के स्रोत से संबंधित हम आपसे पूछते हैं, आप जवाब दीजिए, और इसके बाद जो है पुनः आगे बढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन बताइएगा। अरे सामने आएंगे, चिंता मत कीजिए, सामने भी आएंगे। बात है यहाँ से बोलते हैं तो कैमरा में नहीं ना आते हैं, ठीक है। तो कैमरा में आएंगे, आएंगे आपके सामने भी आएंगे। सुनिए ना तब तक। तो बताइएगा, समवर्ती सूची का प्रावधान कौन देश से लिया? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार पर प्रभाव कहां से? गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली। हाँ, कहां से? फ्रांस से। आगे बताइएगा, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन संवैधानिक तौर पर राष्ट्रपति की स्थिति कहां से? ब्रिटेन। ब्रिटेन से लिए गए हैं। आगे आयरलैंड के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहां से लिए? कहां से? स्पेन से लिए गए हैं। आगे बताइएगा, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका। कुल मिलाकर के अगर आप देखिएगा ना, तो भारतीय संविधान की जो प्रारंभिक जानकारी है कि संविधान निर्माण किसने किया, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, फिर जो है आपको भारतीय संविधान का भाग बता दिए हैं ना। भाग नहीं बताएं,
अच्छा, एक चीज हम आपको बताते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक चीज हम आपको यहाँ पर बताते हैं। और जानते हैं अभी तक आपको इंडियन पॉलिटी का सिर्फ आपका बेस तैयार हो रहा था, बेस, समझिए बेस। इंडियन पॉलिटी मूल तौर पर शुरू तब होता है जब हम अनुच्छेद पढ़ना प्रारंभ करते हैं, तब मूल तौर पर शुरू होता है। अभी तक हम आपको बेस बता रहे थे। तो जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस समय भारतीय संविधान में मूल तौर पर 395 गो अनुच्छेद था, 22 गो भाग था और 8 गो अनुसूची और 8 गो अनुसूची। जहां तक अनुसूची की बात है तो अनुसूची जो है हम आपको करवा दिए, करवाए या नहीं करवा दिए। इसके बाद आगे हम लोगों को पढ़ना है अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक। अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक हम लोगों को पढ़ना है। और जो अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 को पढ़ना है उसको 22 भाग के माध्यम से पढ़ेंगे, 22 भाग के माध्यम से पढ़ेंगे। यहां पर आप चीजों को समझिएगा कि जो भारत का संविधान है, भारतीय संविधान को मूल तौर पर 22 भागों में बांटा गया, 22 भागों में बांटा गया है। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 7, 8, 9, 10, 11, 12 से लेकर के 22 तक, समझिए 22 तक जो है आपको देखने को मिलता है। तो अब देखिएगा इसमें होता क्या है कि जो भाग 1 है, भाग 1 में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और संघ और उसके जो राज्य क्षेत्र है जिसकी चर्चा है भाग 1 में, भाग 1 के अंतर्गत संघ और राज्य क्षेत्र की चर्चा अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक में है। तो यहां पर हम लोग भाग के माध्यम से ही भाग को भी पढ़ लेंगे और अनुच्छेद को भी पढ़ लेंगे। लेकिन एक बार सिलसिलेवार ढंग से हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार भाग 1 में क्या था, 2 में क्या था, 3 में क्या था। हम आपको पूरा भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक बताएंगे, लेकिन उससे पहले अनुसूची पूछेंगे। अगर आप अनुसूची जवाब दे दिए तो हम आपको बताएंगे भाग, नहीं तो हम आपको भाग नहीं बताएंगे, समझ गए। देखिए आप मेहनत कीजिएगा तब हम आपके लिए मेहनत करेंगे, मेरा अपना यही थ्योरी है। आप मेहनत नहीं कीजिएगा हम आपके लिए मेहनत नहीं करेंगे। आप जितना मेहनत कीजिएगा उतना हम आपके लिए मेहनत करेंगे, आप जितना कम मेहनत कीजिएगा उतना कम हम आपके लिए मेहनत करेंगे। तो अगर आप अपने कॉपी में अधिक से अधिक मटेरियल भरना चाहते हैं परीक्षा बेस्ड, तो आप पढ़िए और प्रश्नों का जवाब दीजिए, तब अधिक से अधिक मटेरियल आपके कॉपी में हम भर देंगे, समझ गए, जो आपके परीक्षा में काम आएगा। बताइएगा नगर पालिका के विषय में जानकारी कौन अनुसूचित? हाँ, भाग पंचायती राज, पंचायती राज। अच्छा, भारतीय संविधान का भाग 12 नगर पालिका को कितना विषय काम करने के लिए दे? कितना? भाग 12 केमा संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? हाँ, 74वां संविधान संशोधन 1900। अच्छा, भाग 11 केमा संविधान संशोधन? 73वां ना। पंचायती राज को कितने विषय कम? कितना? अच्छा, दल बदल अधिनियम, भूमि सुधार, भूमि सुधार 9। आगे बताइएगा राजभाषा, शक्तियों का बंटवारा, असम, मेघालय, मिजोरम, अनुसूचित और जनजातीय। आगे राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, आगे शपथ ग्रहण, वेतन भत्ता, संघ, राज्य, उसके नाम और क्षेत्रफल क्या होगा? अच्छा, जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कितना? 5। स्वायत्त शासित जिला परिषद कितना? जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन कौन करता है? कौन? भारत के
स्वायत्त शासित जिला परिषद कौन? राज्यपाल करता है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया जवाब दे दिए हैं। तो अब भाग एक में है संघ और राज्य क्षेत्र, वही अगला भाग है भाग दो। अगर हम भाग दो की बात करें तो भाग दो में है नागरिकता। क्या है? नागरिकता। क्या है? नागरिकता। फिर भाग तीन में है मौलिक अधिकार। भाग तीन में मौलिक अधिकार। भाग तीन के बाद अगला भाग है भाग चार। भाग चार में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। फिर भाग चार का को। भाग चार का को। चार के को में मौलिक कर्तव्य। चार के को में मौलिक कर्तव्य। ये हम अलग से लिखाएंगे नहीं, ये कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है। ये तो पूरा संविधान पढ़ाएंगे तो वहां पे आ जाएगा, लेकिन एक बार बस बता देते हैं। भाग चार के को में है आपको मौलिक कर्तव्य। फिर भाग पांच में है संघ का शासन। भाग पांच में संघ का शासन। भाग 6 में राज्य का शासन। भाग 6 में राज्य का शासन। भाग 7 निरस्त कर दिया गया है 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। फिर भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन। केंद्र शासित प्रदेश के शासन प्रशासन। फिर भाग 9 की हम बात करें तो जो भाग 9 है उसमें है आपको पंचायत। भाग 9 में पंचायत। 9 के खो में नगर पालिका। 9 के खो में नगर पालिका। फिर 9 का खो, 9 के को में नगर पालिका, 9 के खो में सहकारी समिति। 9 के खो में सहकारी समिति। फिर भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र में शासन प्रशासन। फिर भाग 11 की हम बात करें तो केंद्र और राज्य संबंध। केंद्र और राज्य संबंध। फिर भाग 12 की अगर हम बात करें तो जो भाग 12 है इसमें वित्त संपत्ति संविदा। फिर भाग 13 व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता। भाग 14 लोक सेवा आयोग। 14 का को अधिकरण। 15 निर्वाचन आयोग। 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 राजभाषा। 18 आपको आपात। 19 प्रकीर्ण। 20 संविधान संशोधन। 21 अस्थायी एवं संक्रमणशील प्रावधान। और 22 की हम बात करें तो जो भारतीय संविधान का भाग 22 है इसमें भारतीय संविधान के नाम के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। भारत के संविधान कब लागू हुए हैं यह जानकारी प्राप्त होता है। और भारतीय संविधान का हिंदी रूपांतरण, ये तमाम प्रकार की जानकारी हमें भाग 22 से प्राप्त होता है। समझ गए? तो अब भाग कोई चैप्टर नहीं है, समझ गए? तो एक लाइन से हम आपको बता दिए भाग 1 से लेकर के भाग 22 तक। अब आज से हम लोग इंडियन पॉलिटी के मेन सेगमेंट में इंटर कर रहे हैं और आज से भारतीय संविधान के भाग 1 की शुरुआत हो रही है। और भाग 1 में जो भारतीय संघ है और भारतीय संघ के भीतर जो राज्य और राज्य क्षेत्र है उन सभी के विषय में एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाग अलग से लिखने की कोई जरूरत हमको नहीं लगता है। तो अब नीचे से आप हेडिंग मारिएगा अगला चैप्टर। आज से मूल इंडियन पॉलिटी में आप इंटर कर रहे हैं। मूल अभी तक जो था वो आपका बेस था, समझे? बेस। हेडिंग मारिएगा संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। संघ और राज्य क्षेत्र। लिखिएगा नीचे से। संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान के भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें संघ और राज्य क्षेत्र के विषय में जानकारी हमें भारतीय संविधान का भाग 1 भारतीय संविधान का भाग 1
तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक, तथा अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा रहे हैं तो पीडीएफ नोट क्या देंगे? लिखा रहे हैं इसी वजह से पीडीएफ नोट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, समझ गए? लिखा रहे हैं इसी वजह से पीडीएफ नहीं दे रहे हैं। क्लियर? विकास जी आंसर भी नहीं देंगे? आंसर तो दे ही दिए आपके सवाल का। चलिए अब देखिएगा, देखिए इस चैप्टर में जानते हैं मूल तौर पे क्या पढ़ना है। मूल तौर पे आपको इस चैप्टर में ये पढ़ना है कि आजादी के समय राज्यों को लेकर भारत की क्या स्थिति थी, राज्यों को लेकर भारत की क्या स्थिति थी, और वर्तमान समय में राज्यों को लेकर भारत की क्या स्थिति है। आजादी से लेकर वर्तमान समय तक जो राज्यों की स्थिति है, उन्हीं सब चीजों के विषय में एक एक करके हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम अनुच्छेदों को पढ़ते हैं, अनुच्छेदों को पढ़ते हैं जो अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 4 तक है। तो इसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 की हम बात करें तो जो अनुच्छेद 1 है ये क्या कहता है? अनुच्छेद 1 यह कहता है इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है, राज्यों का यूनियन है। अब देखिएगा, जब इसको थोड़ा सा गहराई से समझेंगे तो यहां पर आपको दो बात क्लियर होता है। पहला बात यह क्लियर होता है कि भारत का संवैधानिक नाम 2 है। देखिए, यूं तो भारत को कई नामों से हम लोग जानते हैं। भारत को भारत कहते हैं, आर्यावर्त कहते हैं, जम्बू द्वीप कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं, इंडिया कहते हैं, भारत कहते हैं। इन सभी नामों से भारत को जाना जाता है। लेकिन अगर आप भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक को पढ़िए, अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 395 तक को पढ़िएगा, कोई भी अनुच्छेद हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोई भी अनुच्छेद जम्बू द्वीप शब्द का प्रयोग नहीं किया है, कोई भी अनुच्छेद आर्यावर्त शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अगर अनुच्छेदों में भारत के लिए किसी शब्द का प्रयोग हुआ है तो वह या तो इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है या भारत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो अनुच्छेद 1 हमें भारत के संवैधानिक नाम के विषय में जानकारी प्रदान करता है, पहली बात यह। दूसरी बात यह कि भारत का संवैधानिक नाम इंडिया और भारत है। फिर इसके बाद तीसरी बात, अनुच्छेद 1 हमें यह जानकारी प्रदान करता है भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? तो भारत राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। जैसे मान लीजिए कि हमारा शरीर हाथ, मुंह, नाक, कान, पैर, हर चीज से मिलकर हमारा शरीर बना है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर से हमारे हाथ को हटा दिया जाए तो क्या शरीर को कभी पूर्ण माना जाएगा? माना जाएगा जी? नहीं माना जाएगा। वैसे ही 28 राज्य को मिलाकर भारत का निर्माण हुआ है। अगर कोई भी राज्य भारत से अलग हो जाता है तो भारत को पूर्ण नहीं माना जा सकता, भारत को पूर्ण नहीं माना जा सकता है। और भारत से कोई भी राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो कोई भी, अगर हम राज्य को देखें, भारत के भीतर 28 राज्य है, आप सभी जानते हैं। भारत के भीतर जो 28 राज्य है, आपको उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है,
छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, बंगाल है, हर स्टेट है। तो क्या ये जो भारतीय राज्य है, ये भारतीय राज्य भारत से अलग हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? प्रश्न ये है, क्या भारतीय राज्य भारत से अलग हो सकते? भारत से अलग हो सकते? भारत से, समझिए, भारत से अलग हो सकते हैं? अब इसका उत्तर सुनिएगा, कोई भी भारतीय राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। कोई भी भारतीय राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है। और भारत के भीतर राज्य को समाप्त किया जा सकता है। भारत के भीतर राज्य को समाप्त किया जा सकता है। अब कहिएगा कैसे राज्य को समाप्त किया जा सकता है? तो आप हमको एक बात बताइए भाई जी लोग, जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, एक राज्य था या नहीं था? हाँ या ना? जम्मू कश्मीर एक स्टेट था और भारतीय संसद ने जम्मू कश्मीर को या जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे दो केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। लद्दाख में बांट दिया मतलब किसी राज्य से राज्य का दर्जा, यानी जम्मू कश्मीर का जो एग्जाम्पल है, जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हमको क्या समझाता है? जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल हमको यह समझाता है कि भारत के भीतर किसी राज्य से राज्य का दर्जा भारत की संसद ले सकता है। भारत की संसद ले सकता है, अर्थात भारत की संसद मतलब केंद्र सरकार। भारत की संसद मतलब केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार भारत के भीतर किसी राज्य से राज्य का दर्जा ले सकता है, राज्य का दर्जा ले सकता है। लेकिन राज्य की अगर हम बात करें तो राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता है, अर्थात भारत के भीतर राज्य का विनाश हो सकता है। भारत के भीतर राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन केंद्र यानी संघ का विनाश नहीं हो सकता है। और यानी हम यह बात कह सकते हैं कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, क्या ये कह सकते हैं? हाँ या ना? नहीं कह सकते? कह सकते हैं? देखिए, एक बार फिर से इस बात को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है? अनुच्छेद एक यह कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। किसका संघ है? और संघात्मक, एकात्मक, परिसंघात्मक बताएं या नहीं बताएं? बताएं। वहां पर अविनाशी, विनाशी, ये सब चीज हम आपको क्लियर किए थे, ठीक है? और जम्मू कश्मीर के एग्जाम्पल पर इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जो आपको भारत है, पहली बात तो आपको आपके दिमाग में ये याद रखना है, कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता। कोई भी राज्य भारत से अलग हो सकता है? क्या तमिलनाडु भारत से अलग हो सकता है? बिहार, गुजरात, बंगाल नहीं हो सकता है, पहली बात ये। दूसरी बात, क्या राज्यों से राज्य का दर्जा, क्या राज्यों से राज्य का दर्जा केंद्र सरकार या संसद छीन सकती है या नहीं छीन? हाँ या ना? छीन सकती है। ऐसा हुआ है या नहीं हुआ? कौन राज्य के साथ? जम्मू कश्मीर। मतलब राज्य से राज्य का दर्जा छीना जा सकता है, मतलब राज्य का विनाश हो सकता है। हाँ या ना? राज्य का विनाश हो सकता है, लेकिन जो भारतीय संसद है, क्या उसका विनाश हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो अविनाशी संगठन, तो भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कह सकते हैं? हाँ या ना? और विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन एकात्मक, क्या कहलाता? क्या कहलाता? एकात्मक। लेकिन क्या भारत में एकात्मक शासन प्रणाली का एकात्मक है? नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान से याद रखना है, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कह सकते हैं, लेकिन फिर भी भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो जो भारतीय संविधान है उसमें कुछ चीज संघात्मक है और कुछ चीज एकात्मक है। कुछ चीज एकात्मक है। भारतीय संविधान की अगर हम बात करें
तो संघात्मक इस दृष्टिकोण से कह सकते हैं संघ सूची रात सूची की व्यवस्था है, हाँ या ना? इससे ज्यादा हम जाएंगे तो आप उलझ जाइएगा, लेकिन यहां तक आप ठीक ठाक स्थिति में हमको लगता है होंगे। यहां तक ठीक ठाक स्थिति में है ना? यहां तक ठीक ठाक समझ गए? तो ये सब चीज है, आप लिखिएगा इसको। कभी कभी डर लगता है, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे, क्या पता माथा के ऊपर ऊपर से उड़ने लगे, ठीक है? तो माथा के ऊपर ऊपर से चीज उड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? लिखिए। हाँ जी, हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, लिखिएगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1, डैश देकर यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि ये उल्टी का हो, है ना? ना, ठीक है। देखिए, और मास्टर और हम में अंतर है, ठीक है? जो आपको मिलेगा वही हमको भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हम बढ़िया कुर्सी पे बैठेंगे, आपको टूटा हुआ टूल पे बैठेंगे, ऐसा नहीं है, समझे? हम अगर बढ़िया कुर्सी पे बैठेंगे तो हम आपको बढ़िया कुर्सी पे बैठाएंगे, समझे? लिखिए, ऐसा नहीं है कि कुर्सी खरीदने का औकात नहीं है, कुर्सी खरीद सकते हैं, समझे? चलिए, यह अनुच्छेद कहता है कि इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। फुल स्टॉप, उसी में कंटिन्यू। यह अनुच्छेद, हाँ उसी में, यह अनुच्छेद हमें दो बात स्पष्ट करता है। यह अनुच्छेद हमें दो बात स्पष्ट करता है। पहला, भारत का संवैधानिक नाम, पहला भारत का संवैधानिक नाम, दूसरा, दूसरा भारत राज्यों का संघ है, दूसरा भारत राज्यों का संघ है। इसलिए 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 कोई भी, इसलिए कोई भी, कोई भी भारतीय राज्य, कोई भी राज्य, कोई भी राज्य, कोई भी राज्य, कोई भी राज्य भारतीय संघ से, कोई भी राज्य भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता है। नीचे से नोट दे करके लिखिएगा। नीचे से नोट दे करके लिखिएगा। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान रचना में, रचना में संघात्मक
भारतीय संविधान रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है। रचना में संघात्मक और भावना में एकात्मक है, फुल स्टॉप। नोट में इसको पहला पॉइंट बना लीजिएगा। देखिए, ई पॉइंट हम लिखाना चाहते हैं कि भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं। भारत में राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन भारतीय संघ का विनाश नहीं हो सकता। तो इस आधार पर तो हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन फिर आप समझिएगा कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली है। तो एकात्मक न है। अगर आप इस दोनों बात को डाइजेस्ट करने में संभव हैं, तब हम इस बात को लिखा देते हैं। अगर दोनों बात को डाइजेस्ट करने में संभव नहीं है, मतलब इसको ऐसे समझिए ना कि जैसे मान लीजिए, कौन एग्जाम्पल दे हो, अरे रुकिए ना हो तरीका। ये जरूरी नहीं है कि जहां राज्यों का विनाश हो सकता है और संघ का विनाश नहीं हो सकता है, वो एकात्मक शासन प्रणाली वाला ही देश हो। ये जरूरी नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये समझिए कि जैसे समाज में ही अगर मान लीजिए शादी विवाह हुआ, सामान्य तौर पर लोगों को बच्चा हो जाता है, लेकिन कुछ तो ऐसे होते हैं जिनको संतान नहीं होता है। मतलब शादी विवाह होने के बाद भी संतान नहीं है, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होने के बावजूद भी भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं। ये बात बोल रहे हैं, नहीं समझे? कितना बढ़िया तो एग्जाम्पल दिए। आप लोग के सोचने का लेवल इतना नीचा है हो। समझे हो? है समझे? आप नहीं समझे? देखिए, एगो बात बताते हैं, एक बात बता, देखिए बोर्ड पे लिखेंगे, पक्का समझ जाइएगा। एक बार रिफ्रेश करना है इसको, एक बार कर देंगे ना, काम आपका खत्म है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, एकात्मक। विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। देखिए, यहां पर राज्य का भी अपना अस्तित्व है, केंद्र का भी अपना अस्तित्व है। यहां पर क्या किसी का विनाश होता है? नहीं न होता है, नहीं होता है। लेकिन यहां पर राज्य का विनाश हो सकता है, हाँ या ना? लेकिन संघ का विनाश होता है, केंद्र का विनाश होता है, नहीं होता है। तो भारत में भी एगो केंद्र है और एगो राज्य है, समझ गए? भारत में केंद्र का विनाश कभी नहीं हो सकता, केंद्र का विनाश कभी नहीं हो सकता। लेकिन राज्य का विनाश हो सकता है या नहीं हो सकता? हाँ, जम्मू कश्मीर हुआ है ना जी, हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। तो राज्य का विनाश हो सकता है, केंद्र का विनाश नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर क्या भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कह सकते हैं? हाँ या ना? कहेंगे, इस आधार पर कहेंगे।
लेकिन इस आधार पर अगर हम भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहते हैं तो फिर तो मेरे दिमाग में ये आएगा कि भारत एकात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। ये बात दिमाग में आएगा या नहीं आएगा? आएगा न हो। लेकिन वहां पर ये बात याद रख लीजिएगा कि शादी हुआ है तो संतान हो ही जाए ये जरूरी नहीं। मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन होने के बावजूद भी भारत में एकात्मक शासन प्रणाली नहीं। एकात्मक शासन प्रणाली, ये दोनों बात डाइजेस्ट हो रहा है एक साथ? नहीं हो रहा है? हो गया ना? चलिए अब लिखा देते हैं। लिखिएगा नोट में दूसरा नंबर, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन वाला देश है। भारत की अजीबोगरीब स्थिति है। दूसरे देश को समझना आसान है, भारत को समझना आसान नहीं है। चलिए हम लोग अमेरिका के संविधान को पढ़ के आराम से समझ लेंगे, लेकिन अमेरिका वासी भारत के संविधान को पढ़ के आराम से नहीं समझ सकता। इतना खिचड़ी किया हुआ है ना, समझे, समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए अब ये तो अनुच्छेद 1 की बात हुई, वहां पे हम नहीं क्लियर किए थे। आप याद कीजिए जब संघात्मक परिसंघात्मक बता रहे थे तो भारत को क्लियर किए थे? नहीं किए थे, क्योंकि हमको अनुच्छेद 1 में आकर के इस बात को क्लियर करना था, तो इसी वजह से भारत को हम क्लियर नहीं किए थे। अनुच्छेद 1 हो गया। अनुच्छेद 1 के बाद अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना है भाई जी लोग, दीदी जी लोग? नहीं ना है? चलिए ठीक है। अब देखिएगा अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 2 क्या कहता है जानते हैं? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत की संसद, इधर उधर मत कीजिए, पढ़िए। एकदम क्या लिख रहे हैं वो? अभी लिखा कहां रहे हैं? हे भगवान, आए थोड़ी है, इतना लिखने के पीछे काहे भागते हैं? किसी के पीछे मत भागिए। क्या बोल दिए बताइए, कुछ बोले हैं? अनुच्छेद 2 सुनिएगा, बड़ी समझदार हो गए आप लोग। पीछे भागिएगा ना तो कुछ ना मिलेगी। अनुच्छेद 2 देखिए, अनुच्छेद 2 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी नए राज्यों को या नए क्षेत्रों को भारत में प्रवेश दिला सकता है। भारत में प्रवेश दिला सकता है। अनुच्छेद 2 भारत की संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी नए राज्य को या किसी नए क्षेत्र को भारत में प्रवेश दिला सकता है। मतलब ये अपना देश भारत है, मान लीजिए कि पाकिस्तान के लाहौर को जीतकर भारत में मिलाना है, समझ गए? तो ऐसे तो नहीं मिलेगा, आक्रमण करना होगा। आक्रमण करेंगे, जीतेंगे, और आक्रमण करके जीत लिए, ठीक है, लेकिन उसके बाद संसद जो है पूरी अपनी प्रक्रिया पूरा करेगा मिलाने का, तब जाकर के मिलाया जाना संभव हो पाएगा। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि अपना जो भारत है वो तो है, ये है, समझ गए? जैसे मान लीजिए, इस बात को ऐसे समझिए कि आपके पिताजी के पास 10 एकड़ जमीन है, आपके पिताजी के पास पैसा है, आपके पिताजी शक्तिशाली हैं, तो 2 एकड़ जमीन और खरीद लिए।
तो 2 एकड़ जमीन खरीद लिए, तो इससे आपके पिताजी के संपत्ति में इजाफा होगा। तो जो भारत है, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, तो इतना तो हमारा अपना है ही। अब मान लीजिए इसमें बांग्लादेश के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, नेपाल के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, भूटान के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, म्यांमार के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, श्रीलंका के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, पाकिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए, अफगानिस्तान के किसी क्षेत्र को भारत में मिला लिए। तो जो नए राज्य या क्षेत्रों को प्रवेश दिया जाता है, नए राज्य या क्षेत्रों को जो प्रवेश दिलाया जाता है वह अनुच्छेद 2 के तहत, और भारत की संसद दिलाता है, भारत की संसद। जैसे हाल फिलहाल में आरएसएस प्रमुख यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह स्टेटमेंट दिया है कि 15 वर्ष के भीतर अखंड भारत का निर्माण होगा। उनका इशारा यह था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को भारत में मिलाएंगे, पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश में मिलाएंगे। तो वो जो पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश में मिलाने की बात कर रहे हैं, ये हो सकता है भारतीय संविधान के अनुरूप। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 2 है ना, अनुच्छेद 2 के तहत ये हो सकता है, लेकिन आपको पाकिस्तान मानेगा तब ना हो, ऐसे थोड़े होगा, मान जाएगा ना। चलिए, तो नए राज्य या क्षेत्रों को प्रवेश अनुच्छेद 2 भारत की संसद। देखिए, इतना एग्जाम्पल इस वजह से देकर के समझा रहे हैं क्योंकि अनुच्छेद 2 और 3 में विद्यार्थी को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो अनुच्छेद 2 बताए हैं, अभी तक तो आप क्लियर है, अनुच्छेद 3 बताएंगे तो हमको नहीं लगता है आपको कंफ्यूजन होगा, समझ गए। तो भारत के भीतर किसी नए क्षेत्र या नए राज्य को प्रवेश अनुच्छेद 2 के तहत भारत की संसद दिलाता है। इसके बाद आगे है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 की हम बात करें भाई लोग, तो जो अनुच्छेद 3 है ना, अनुच्छेद 3 यह कहता है कि भारत के भीतर किसी राज्य को पुनर्गठित कर नया राज्य का निर्माण करना। गौर कीजिएगा आप चीजों के ऊपर। भारत के भीतर किसी राज्य को पुनर्गठित कर, किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण, नए राज्य का निर्माण। फिर किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना हो, किसी राज्य के क्षेत्रफल को घटाना हो या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, तो ये तमाम प्रकार के कार्य अनुच्छेद 3 के तहत हो सकते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत हो सकते हैं। देखिए, आप चीजों को समझिएगा। भारत के भीतर भारतीय राज्यों को लेकर जो कार्य होता है, चाहे क्षेत्रफल में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या किसी भी तरह से परिवर्तन हो, वो अनुच्छेद 3 के तहत। और ये करता कौन है? तो ये भी काम करता है भारत की संसद। भारत की संसद करता है, ये भी काम आपको भारत की संसद करता है। मतलब समझिएगा। अब एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे वर्तमान में मान लीजिए भारत में 28 गो राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान बहुत बड़ा है, राजस्थान बहुत बड़ा है। तो अब भारतीय संसद को लगा कि राजस्थान को जो है 2 भाग में हम बांट दें, राजस्थान को 2 भाग में बांट दें। मान लीजिए राजस्थान को 2 भाग में बांट दिया गया, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, मान लीजिए, समझना है चीजों को, 2 भाग में बांट दिया। तो ये जो काम होगा ना, ये काम होगा अनुच्छेद 3 के तहत। कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 के तहत। समझिए, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कीजिएगा तो एक बात जानकर आपको आश्चर्य होगा, भारत
प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है ना, उतना भारत एक वर्ष में पैदा कर देता है। अब अनुमान लगा लीजिए, समझे। भारत प्रत्येक वर्ष एक ऑस्ट्रेलिया पैदा करता है, समझे। और उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है ना, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश इतना भी नहीं है, समझे। सिर्फ उत्तर प्रदेश की जितनी जनसंख्या है, यूरोप महादेश में बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बराबर तक नहीं है। क्लियर है? तो उत्तर प्रदेश के लोग कितना आगे हैं। चलिए, अब मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश जो है आपको जनसंख्या में बहुत ज्यादा है, तो मोदी जी को लगा कि जो है इसको दो भाग में हम बांट देते हैं, एगो पूर्वांचल और एगो उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल और इधर उत्तर प्रदेश। तो मोदी जी जो ये काम करेंगे, उत्तर प्रदेश को दो भाग में बांट देंगे, अनुच्छेद 3 के तहत करेंगे। फिर बिहार का विभाजन कर झारखंड का गठन हुआ, तो बिहार का विभाजन कर जो झारखंड का गठन हुआ है वो अनुच्छेद 3 के तहत। कौन अनुच्छेद? अनुच्छेद 3 के तहत। फिर छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, ये अनुच्छेद 3 के तहत। फिर आपको उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड का गठन हुआ, अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 3 के तहत ये जितना भी काम हुआ है ना, अनुच्छेद 3 के तहत। यानी भारत के भीतर राज्यों को लेकर जो भी परिवर्तन होते हैं वे अनुच्छेद 3 के तहत होते हैं। फिर आप जानते होंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत कहते थे। क्या कहते थे? संयुक्त। और संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके जो है 1950 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किया गया। तो ये संयुक्त प्रांत का नाम परिवर्तित हुआ, उत्तर प्रदेश कहलाया। फिर आपको जो कर्नाटक है, कर्नाटक को पहले मैसूर कहते थे, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया। फिर आपको तमिलनाडु है, तमिलनाडु को पहले मद्रास कहा जाता था, मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु किया गया, समझ गए। फिर मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश को पहले मध्य प्रांत कहा जाता था और मध्य प्रांत का नाम बदल करके जो है मध्य प्रदेश किया गया है। तो ये सब जो परिवर्तन हुए हैं ना, ये सब परिवर्तन भारत की संसद किया है। और भारत की संसद जो है ना, अनुच्छेद 3 के तहत किया है, अनुच्छेद 3 के तहत किया है। तो एक बात बताइएगा भाई जी लोग, जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, दोनों में कुछ अंतर है कि दोनों एक ही है? अंतर है कि नहीं है? भारत के बाहर के किसी राज्य को मिलाना है, हाँ, अनुच्छेद 2। कौन मिलाएगा? भारत की। अब भारत के भीतर किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य का निर्माण करना है, अनुच्छेद 3। राज्य के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन। अब एगो बात बताइएगा, हमारे गृह मंत्री अमित शाह संसद भवन में, समझ गए, संसद भवन में ये स्टेटमेंट दिए हैं, पीओके हमारा है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, समझे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है। लेकिन इसको समझने से पहले इस बात को समझिएगा कि जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर पुनर्गठित हुआ और 2 केंद्रशासित प्रदेश में बटा। जम्मू कश्मीर पुनर्गठित हुआ, जम्मू कश्मीर एक राज्य था और यह पुनर्गठित होकर के 2 केंद्रशासित प्रदेश में बटा, 2 केंद्रशासित प्रदेश में बटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो ये जो कार्य हुए हैं भाई जी लोग, ये भारत के भीतर हुए हैं या भारत के बाहर? आए? भारत के भीतर हुआ है ना। तो भारत के भीतर हुआ है, तो ये जो कार्य हुआ होगा कौन अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। अब भाई जी लोग आप याद कीजिए कि पहले भारत में 7 गो केंद्र शासित प्रदेश था, अब बाद में जाकर के 9 गो हुआ, अब फिर बाद में जाकर के 8 गो हुआ। 8 गो तब हुआ जब दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप दोनों को मिला दिया। अच्छा, दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिला दिया गया। तो ये जो कार्य हुए हैं ये भारत के भीतर हुए हैं या भारत के बाहर? भारत के भीतर। जब ये कार्य भारत के भीतर हुए हैं तो ये कार्य कौन अनुच्छेद के तहत हुए? अनुच्छेद।
तो अनुच्छेद 2 और 3 में अंतर समझ में आ गया। यानी घर से बाहर के किसी क्षेत्र को मिलन और घर के भीतर कोई परिवर्तन। क्लियर? कंफ्यूजन में नहीं ना रहिएगा। हाँ बस लिखिए। लिखिए हो ऑनलाइन वाले भाई जी लोग सब। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 किसी नए राज्यों या क्षेत्रों को प्रवेश किसी नए राज्यों और क्षेत्रों को प्रवेश किसी नए राज्यों और क्षेत्रों को प्रवेश भारतीय संघ में भारत की संसद, 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 भारतीय संघ में भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर, भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर दिलाता है। आगे लिखिएगा अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 अनुच्छेद 3 है, पढ़ते हैं ना? मैट्रिक हुआ? अरे आप ही को बोल रहे हैं। इंटर हुआ? हो गया? मोछोधारी ने आया है वो। इंटर में थे तो हमको आए कौन चीज का तैयारी करते हैं? आए ग्रेजुएशन फर्स्ट पार्ट में नाम नहीं, इसी बार हुआ है। कितना मार्क आया? 86%। मार्क बोलिए ना। 430। कहाँ घर है? बांका। कौन बोला यहाँ आने के लिए? आए? और राकेश जी जो दरोगा बने हैं? ओ अच्छा ठीक, भैया हैं आपके, गांव के हैं? ओ चलिए ठीक, समझिएगा। ठीक, अनुच्छेद 3 नहीं पता करते रहते हैं विद्यार्थी को भेजता है कि नहीं भेजता है। नहीं भेजता है तो फोन करते हैं हम। क्या बात करते हैं? उन लोग पे बहुत मेहनत किए हैं। लॉकडाउन था, कोरोना था, कोई मिलना नहीं चाहता था, हम भर भर दिन उस सबके साथ में समय गुजारे हैं जी। जब पति पत्नी से नहीं मिलना चाहता था उस टाइम में हम उन लोग के साथ थे। क्या बात करते हैं आप लोग? लिखिए अनुच्छेद 3। अरे कोविड जब आया था तो ऐसा नहीं था। तब लिखिए अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 लिखिएगा। किसी राज्य डैश देकर किसी राज्य को पुनर्गठित कर किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य का निर्माण किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य का निर्माण
तथा तथा राज्यों के नाम, राज्यों के नाम, नाम कोमा सीमा, सीमा, नाम कोमा सीमा कोमा क्षेत्र, क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन, इत्यादि में परिवर्तन, इत्यादि में परिवर्तन, इत्यादि में परिवर्तन भारत की संसद, इत्यादि में परिवर्तन भारत की संसद, भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर करती है। आए कहां क्या आए, कौन बोल रहे हैं? साधारण बहुमत कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि सदन में 400 सदस्य है, ठीक है, तो जब मतदान होगा तो 50% +1 समर्थन में होता है, तो यह माना जाता है 1/2 +1 साधारण बहुमत, 2/3 समर्थन में होता है तो विशेष बहुमत। ठीक है, आगे चल करके एक चैप्टर ही होगा, वहां पर हम ये बात बताएंगे, चिंता नहीं करना है। ठीक है, आगे तो ये चीज है और आप इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर एक चीज की जो है, जैसे कि आप एक आध एग्जाम्पल लिखिए, तो एक आध एग्जाम्पल लिखिए, तो लिखिएगा। लिखिएगा, आप लोगों, अरे लड़का रहे हो, पढ़िए ना, ये तो कमेंटे सेक्शन में ही सब लड़ते रहता है। हाँ लिखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत ही, नीचे से लिखिए ना, एग्जाम्पल जैसे जो भी लिखना है लिखिए ना, अनुच्छेद 3 के तहत ही बीपीएससी के विषय में क्या बुक बता दे, बोलिए ना, आप बहुत मैसेज कर रहे हैं तभी से। अनुच्छेद 3 के तहत ही जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ, तथा तथा दादर नगर हवेली तथा दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप को, तथा दादर नगर हवेली और दमन और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश किया गया। बता रहे हैं, सिक्किम के विषय में भी बता रहे हैं आर चौहान जी, वेट एंड वॉच। मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, दादर नगर हवेली एवं दमन और द्वीप को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। चलिए फुल स्टॉप। चलिए अब देखिएगा भाई जी लोग, एक चीज समझते हैं,
जैसे कि मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, आगे चल करके इसी चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि जैसे अभी हमारे देश में टोटल 28 राज्य है ना हो, तो क्या अभी 28 राज्य है तो हमेशा 28 राज्य था? ऐसा नहीं था। क्या आज आप दौड़ रहे हैं तो क्या आप हमेशा से दौड़ ही रहे थे? नहीं, समझ गए? नहीं, नहीं आप दौड़ रहे होंगे। तो अब देखिएगा, आपको मूल संविधान में राज्यों को लेकर क्या स्थिति थी, फिर वर्तमान में राज्यों को लेकर क्या स्थिति है, संविधान लागू होने से लेकर आज तक राज्यों को लेकर क्या स्थिति हुई है, इन तमाम प्रकार के बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन यहां पर एक चीज समझिए, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। जैसे आप सुने हैं, हर कोई सुना होगा कि बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड का गठन हुआ, ये बात तो हर कोई सुने होंगे। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, तीनों राज्य का लड़का यहाँ पे पढ़ता है स्पेशली। तो बिहार का विभाजन हुआ, झारखंड का गठन हुआ, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ, उत्तराखंड का गठन हुआ। ये बात तो आप निश्चित तौर पर सुने होंगे। सुने हैं या नहीं सुने हैं? हाँ या ना? अब पीछा में एगो मोबाइल चला रहा है, उसको लग रहा है हम नहीं देख रहे हैं। ठीक है, महा बकलोल है हो। हे भगवान, आपका क्या होगा हो? वो जो टोपी वाला है, वो रेड टोपी है ना, उसी के आसपास, उसी के बगल में। रेड टोपी वाला नहीं चला रहा था, उसी के बगल में चला रहा था, इसे इसे कर रहा था ऊपर कर। ठीक है, चला रहा था ना? हाँ, जो बोल रहे हैं उनके आगे में है टोपी वाला। हाँ, आप लोग ये भ्रम में मत रहिए, हम आपको नहीं देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझिएगा आप चीजों को। आपको यहां पर समझिएगा, बिहार का विभाजन और झारखंड का निर्माण कैसे हो गया, इसको लेकर क्या करना पड़ा, क्या नहीं करना पड़ा, इस चीज को यहां पर हम लोग समझते हैं। यानी राज्य निर्माण की प्रक्रिया को हम समझते हैं कि राज्य का निर्माण कैसे होता है, किस प्रक्रिया द्वारा राज्य का निर्माण होता है। तो हेडिंग मारिएगा, राज्य निर्माण की प्रक्रिया। राज्य निर्माण की प्रक्रिया, देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा चीजों को। राज्य निर्माण की प्रक्रिया, किसी राज्य का विभाजन करके किसी नए राज्य का निर्माण करना है, इसको लेकर विधेयक तैयार किया जाता है। विधेयक, समझे, विधेयक तैयार किया जाता है। अगर मान लिया जाए उत्तर प्रदेश का विभाजन करना है और एक नया राज्य बनाना है, उत्तर प्रदेश का विभाजन करना है और एक नया राज्य बनाना है, इसको लेकर एक विधेयक तैयार किया जाएगा और उस विधेयक में यह लिखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश का विभाजन 2 भागों में होगा, पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश। पूर्वांचल में ये इलाका आएंगे, इतने जिला होंगे, इतने लोकसभा क्षेत्र होंगे, इतने विधानसभा क्षेत्र होंगे। फिर उत्तर प्रदेश में ये राज्य होंगे, ये क्षेत्र होंगे, इतना लोकसभा सीट, इतना विधानसभा सीट। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या फलना, पूर्वांचल की जनसंख्या फलना। ये तमाम प्रकार की बातें उस विधेयक में लिखा हुआ होगा, उस विधेयक में लिखा हुआ होगा। विधेयक जो तैयार किया जाता है राज्य निर्माण को लेकर या राज्यों में परिवर्तन को लेकर या राज्यों को पुनर्गठित करने को लेकर, जो विधेयक तैयार किया जाता है वह विधेयक गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाता है। गृह मंत्रालय, क्योंकि जो राज्य आता है, राज्य का मामला आता है, वह गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसी वजह से अगर किसी राज्य को पुनर्गठित करना, राज्य बनाना है, तो उसको लेकर विधेयक तैयार होगा और विधेयक तैयार करता कौन है? तो गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय यानी अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होना है तो उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर के विधेयक भारत का गृह मंत्रालय तैयार करेगा। विधेयक तैयार करने के बाद गृह मंत्रालय यह विधेयक
राष्ट्रपति को भेजेगा, राष्ट्रपति को। गृह मंत्रालय यह विधेयक राष्ट्रपति को भेजेगा। राष्ट्रपति के पास जब यह विधेयक जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को पढ़ता है, और जब राष्ट्रपति पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि इस विधेयक के तहत तो उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होना है। जैसे ही राष्ट्रपति को पता चला कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होना है, तो राष्ट्रपति विधेयक को पढ़ने के बाद उस विधेयक को उत्तर प्रदेश के विधान मंडल को भेज देगा, यानी उत्तर प्रदेश के विधान मंडल को भेज देगा। उत्तर प्रदेश का विभाजन होना है तो उत्तर प्रदेश के विधान मंडल में जाएगा, राजस्थान का विभाजन होना है तो राजस्थान के विधान मंडल में जाएगा। जब राज्य के विधान मंडल में जाता है, जिस राज्य का विभाजन होना होता है उस राज्य के विधान मंडल में जाता है। अगर उत्तर प्रदेश का विभाजन होना है तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान का विभाजन होना है तो राजस्थान, और जो है आपको क्या कहते हैं, अन्य किसी राज्य का विभाजन होना है तो अन्य राज्य। अगर बिहार का विभाजन है तो बिहार राज्य के विधानमंडल में आएगा, बिहार राज्य के विधानमंडल बिहार राज्य के विधानसभा विधान परिषद में आएगा, बिहार राज्य के राज्यपाल के पास आएगा। समझ गए? जब विधानमंडल में आता है तो विधानमंडल को सामान्यतः, जनरली विधानमंडल को सामान्यतः विधेयक पर विचार करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। 30 दिन का समय दिया जाता है, और इस 30 दिन में राज्य विधानमंडल को विधेयक को स्वीकार कर लेना होता है। और इस समय सीमा में इजाफा या कमी राष्ट्रपति अपने मन मुताबिक कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 30 दिन का समय दिया जाता है। और यह प्रश्न आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्य निर्माण संबंधी विधेयक राज्यपाल विधानमंडल को जो भेजता है उस पर विधानमंडल अधिक से अधिक कितने दिनों तक विधेयक को रोक सकती है? तो अधिक से अधिक, सामान्यतः इन जनरली 30 दिन। 30 दिन के भीतर अगर विधानमंडल स्वीकृति दिया तब भी ठीक है, नहीं स्वीकृति दिया तब भी ठीक है, विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। विधेयक उसी रूप में पारित समझा जाता है। फिर यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है। विधानमंडल से जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो अब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देता है। अब राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देता है। जैसे ही विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देता है, इसके बाद यह विधेयक संसद के सदनों में रखा जाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा में रखा जाता है। दोनों में से किसी भी सदन में रखा जा सकता है, लोकसभा में भी रखा जा सकता है या राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि विधेयक को राज्यसभा में रखा गया तो पहले राज्यसभा पारित करेगा, राज्यसभा इसे साधारण बहुमत से पारित करेगा। किस बहुमत से? साधारण बहुमत से पारित करेगा। राज्यसभा जैसे ही पारित कर देगा तत्पश्चात यह लोकसभा में जाएगा, लोकसभा भी इसे साधारण बहुमत से पारित करेगा। जब संसद का दोनों सदन विधेयक को साधारण बहुमत से पारित कर देता है तो पुनः यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, और पुनः जब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति इस विधेयक पर अपनी अनुमति देता है, और अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति इस विधेयक पर बाध्य है। अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति इस विधेयक पर बाध्य इस वजह से है क्योंकि यह विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लाया गया है, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेकर लाया गया है। यही कारण है कि इस विधेयक पर अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है, और जैसे ही राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे देता है वैसे ही राज्य का निर्माण हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, हाल फिलहाल में आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन हुआ, तेलंगाना का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करना था तो आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन करने को लेकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने विधेयक तैयार किया। वह विधेयक राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस विधेयक को आंध्र प्रदेश के विधानमंडल को भेजा, आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने स्वीकृति दिया, फिर वह राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति ने अनुमति दिया, फिर लोकसभा राज्यसभा में रखा गया, दोनों सदन पारित कर दिया,
और दोनों सदन पारित कर दिया। फिर राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर किया। जैसे ही राष्ट्रपति हस्ताक्षर किया, आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया और नए राज्य तेलंगाना का गठन। बात समझ में आया? इसमें मात्र एगो पॉइंट याद रखना है, 30 दिन वाला, बस, और कुछ नहीं। क्या ऐसा ही हुआ है जम्मू कश्मीर में, ऐसा ही हुआ है। आपको राष्ट्रपति पहले, सॉरी, गृह मंत्रालय विधेयक लाया, गृह मंत्रालय राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति जम्मू कश्मीर को भेजा, लेकिन जम्मू कश्मीर का विधानमंडल अस्तित्व में था? नहीं था। जम्मू कश्मीर का विधानमंडल अस्तित्व में नहीं था, समझ गए? तो जब जम्मू कश्मीर का विधानमंडल अस्तित्व में नहीं था, तो अब उसको लेकर के जो है राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा हो गए। राष्ट्रपति अनुमति दे दिए, और राष्ट्रपति की अनुमति के बाद जो है संसद के सदनों में रखा गया, संसद पारित कर दिया, फिर राष्ट्रपति के पास आया, राष्ट्रपति फिर से अनुमति दे दिया, काम हो गया। ठीक है, देखिए बीजेपी, वहां पर कौन नेत्री थी, मुख्यमंत्री थी वो, अरे महबूबा मुफ्ती, महबूबा मुफ्ती की पार्टी के साथ बीजेपी गठबंधन में था जम्मू कश्मीर में, हाँ या ना? था गठबंधन में, लेकिन उससे गठबंधन तोड़ा तो सरकार गिरी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राष्ट्रपति शासन जब लागू हो गया जम्मू कश्मीर में, तो अब आप खुद सोचिए, जब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो जम्मू कश्मीर का माए बाप सर्वे सर्वा कौन हो गया? ये तो बीजेपी का चाल था, समझे? मोदी जी जानते हैं, बहुत सोच समझ करके हर कदम उठाए। ठीक है, ऐसे थोड़े पीडीपी से अलग हो गए, रणनीति था वो। ठीक है, और पीडीपी के लोगों के विचारधारा को समझना था, समझ गए? तो बहुत तरह की बातें हैं, तो लिखिए यहां पर। विधानमंडल को एकदम भेजना जरूरी है, कि प्रक्रिया का अंग है, समझे? जैसे शादी होगा तो बरमाला होवे करेगा, अब बरमाला होगा तबे सिंदूरदान होगा, समझे? उसके बाद कुछ होगा, वैसे ही राष्ट्रपति भेजवे करेगा, अंग है, भेजना जरूरी है। लिखिए लिखिए, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, लिखिएगा, किसी राज्य पहले, हाँ एक मिनट, क्या लिखे हैं, क्या लिखे हैं? किसी राज्य ऑनलाइन वाला सबका देख रहे, सब अपने में झगड़ रहा। किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य के निर्माण हेतु नए राज्य के निर्माण हेतु विधेयक गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाएगा। विधेयक गृह मंत्रालय के द्वारा तैयार किया जाएगा। तैयार किया जाएगा, और यह विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा,
राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को विधेयक भेजेगा। रंजीत जी, आपको बीपीएससी के लिए एक बुक इंडियन पॉलिटी का पढ़ना होगा, एम लक्ष्मीकांत, काफी शानदार बुक है, पढ़िए उसको, बीपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो। राष्ट्रपति संबंधित राज्य भेजा जाएगा। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को, राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल को भेजेगा। भेजेगा भेजेगा विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए सामान्यतः 30 दिन का समय दिया जाता है। सामान्यतः 30 दिन विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए, विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए छूट गया। हे भगवान, कहाँ ध्यान रहता है जी, कहाँ से छूट गया है। भेजेगा, फुल स्टॉप। विधेयक भेजेगा, विधानमंडल को विधेयक पर, भेजेगा के बाद लिखा रहे हैं, विधानमंडल को विधेयक पर, विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए, विधानमंडल को विधेयक पर विचार करने के लिए, विचार करने के लिए सामान्यतः 30 दिन का समय, 30 दिन का समय, 3 पर 0 30 दिन का समय दिया जाता है। फुल स्टॉप। 30 दिन का समय दिया जाता है, फुल स्टॉप। अगर इस अवधि में, अगर इस अवधि में, अगर इस अवधि में, अगर इस अवधि में राज्य विधानमंडल, अगर इस अवधि में राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल स्वीकार कर लिया, अगर इस अवधि में राज्य विधानमंडल स्वीकार कर लिया तो ठीक है। और अगर नहीं, और अगर नहीं भी स्वीकार किया, और अगर नहीं भी स्वीकार किया, नहीं भी स्वीकार किया तब भी, और अगर नहीं भी स्वीकार किया तब भी विधेयक उसी रूप में, तब भी विधेयक उसी रूप में स्वीकृत समझा जाएगा। स्वीकृत समझा जाएगा। यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है। यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है। यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देता है। राष्ट्रपति इस पर अपनी अनुमति देता है।
तत्पश्चात विधेयक, संसद के सदनों में रखा जाता है। तत्पश्चात विधेयक संसद के सदनों में रखा जाता है। फुल स्टॉप। संसद का दोनों सदन साधारण बहुमत से साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करता है। संसद का दोनों सदन साधारण बहुमत से विधेयक को पारित करता है। तत्पश्चात यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। तत्पश्चात यह विधेयक पुनः राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति इस पर अपना स्वीकृति देता है। राष्ट्रपति इस पर अपना स्वीकृति देता है। और तब नए राज्य का निर्माण हो जाता है। साधारण बहुमत क्या होता है सर? क्या होता है? तत्पश्चात नए राज्य का निर्माण हो जाता है। समझिएगा, देखिए, एक तो संविधान संशोधन नामक चैप्टर में जो है इस चीज को हम समझाएंगे क्या होता है साधारण बहुमत, लेकिन यहां पर 1 मिनट में समझ लीजिए। मान लीजिए कि इस बात को ऐसे समझिएगा, लोकसभा है, लोकसभा में 543 गो सदस्य। अब लोकसभा में 543 गो सदस्य है, तो क्या लोकसभा चलेगा? तो जरूरी है कि 543 का 543 गो उपस्थिति हो जाए? जरूरी है? नहीं है, एकदम जरूरी नहीं है। अब देखिएगा, लोकसभा चल रहा है और लोकसभा में एगो विधेयक आया है उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर। लोकसभा चल रहा है और लोकसभा में एगो विधेयक आया है उत्तर प्रदेश के विभाजन को लेकर। अब लोकसभा में विधेयक के ऊपर मतदान होता है। मतदान होता है। मतदान से पहले वाद विवाद होता है, चर्चा परिचर्चा होता है, और उससे पहले जब विधेयक लाया जाता है ना, तो विधेयक लाने का उद्देश्य बताया जाता है कि विधेयक लाने का उद्देश्य क्या है, इससे क्या होने जा रहा है, कितना पैसा खर्च होगा, ये तमाम प्रकार की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। फिर वाद विवाद चर्चा परिचर्चा होता है और इसके बाद सबसे अंतिम में मतदान होता है। जब मतदान होता है तो मतदान के दौरान मान लीजिए लोकसभा में 440 गो सदस्य मौजूद है। क्या गो? 440। 543 गो टोटल है। उसमें से जब उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन को लेकर जो विधेयक लाया गया था, जब इस पर वाद विवाद चर्चा परिचर्चा हो रहा था, मतदान हो रहा था, तो 440 गो सदस्य मौजूद था।
अब मतदान जब होगा तो देखा जाएगा, मतदान में अगर मतदान में मान लिया जाए 440 में से 440 का आधा से ज्यादा, 440 का आधा से ज्यादा, 440 का आधा 220 प्लस 1, 50% प्लस 1, अगर उत्तर प्रदेश राज्य के विभाजन को लेकर विधेयक था, उस पर मतदान हुआ और मतदान में 220 से ज्यादा सदस्य इस पक्ष में मतदान किया कि उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन होना चाहिए, अगर ऐसा हुआ, अगर इस प्रक्रिया को अपनाया गया, तो हम कह सकते हैं कि साधारण बहुमत के आधार पर विधेयक पारित हो गया। साधारण बहुमत के आधार पर विधेयक पारित हो गया, मतलब जितना सदस्य है उन सदस्यों में से 50% प्लस 1। अब समझ में आया? ऑनलाइन वाले लोग समझ में आया हो? अब पूछ रहा है विधेयक क्या होता है। अच्छा, चिंता मत कीजिए, सब चीज बता देंगे, विधेयकों बता देंगे, अधिनियमों बता देंगे। चलिए तो एक बार पढ़िए, 1 मिनट में पढ़िए जितना बताएं। कितना क्वेश्चन हुआ है नीचे हो? अरे हम वो पूछ रहे हैं, क्या वो हुआ है? आप लोग को थोड़े पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लोकसभा राज्यसभा नहीं रोकता है इसको। नीचे में क्या वो क्वेश्चन हुआ था हमें? 13, ठीक। अरे पढ़ने बोले हैं, बतियाने नहीं, मुंह तोड़ देंगे हम। संविधान संशोधन 100 के तहत 2। हाँ, संसद, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा। है, पढ़ लिए, पढ़ लिए। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ। हाँ, भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कह सकते हैं, हाँ या ना? भारत से कोई राज्य अलग हो सकता है? नहीं ना। किसी नए क्षेत्र या राज्यों को प्रवेश दिलाना है, हाँ? 2 ना। कौन दिलाता है? भारत की। भारत के भीतर किसी राज्य को पुनर्गठित कर नए राज्य कौन अनुच्छेद? और राज्य के नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कौन करता है? कौन करता है? भारत की संसद करता है। बात क्लियर है? और ये दोनों काम भारत की संसद साधारण बहुमत के आधार पर करता है। कौन बहुमत के आधार पर? इतना बात क्लियर है? पिछले शनिवार को आप लोग का परीक्षा नहीं, सॉरी, आप लोग का ये नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? क्लास नहीं हुआ था। बिट्टू सर बोले हैं क्लास होगा, होगा, आना है, ठीक है? क्लास होगा कल, कल शनिवार है, आज इतना ही। क्लास होगा कल, कल आइए, बायोलॉजी होगा आपका, कल आइए, बायोलॉजी होगा आपका। नहीं, आज नहीं होगा, इससे आगे अगले क्लास ना, इससे आगे अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद आप सभी का।